अगर एसएसपी संदीप की नजर उस दिन उस पोस्टर पे नहीं पड़ती तो आज न जाने कितने लोगों की जान जाती। have been taken place in a crowded 15 people and injuring more than 20 others. होता क्या है कि 17 अक्टूबर 2025 को दिवाली से 2-3 दिन पहले श्रीनगर के नौगाम के बुनपोरा एरिया में जैश ए मोहम्मद ने कुछ पोस्टर लगाए थे। ये उस पोस्टर की इमेज है। इसमें जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर हंजाला भाई का सिग्नेचर था। इस पोस्टर के अंदर वहां के लोकल लोगों के लिए वार्निंग थी, जिसमें इन्होंने लिखा था कि इंडियन फोर्सेज और एजेंट्स को जो अपने यहाँ पे पनाह दे रहे हैं या अपनी दुकानों पे बैठा रहे हैं, इससे उनका काम रुकता है और इस चीज को अगर ये आगे करेंगे, इंडियन फोर्सेज को पनाह देंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। अब देखिए, ऐसे पोस्टर लगते हैं और कई लोग इग्नोर भी करते हैं, लेकिन सेम डे इस पोस्टर पे एसएसपी जीवी संदीप चक्रवर्ती की नजर पड़ती है। इस पोस्टर पे जो वार्निंग थी, इसको ये हल्के में नहीं लेते, इनको थोड़ी सी अजीब लगती है। जैसे ये पोस्टर देखते हैं, तुरंत अगले दिन यूएपीए बीएनएस आर्म्स एक्ट के तहत अलग अलग सेक्शन में एफआईआर नंबर 162/2025 रजिस्टर करके इंक्वायरी स्टार्ट कर देते हैं और सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज निकालना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे तो इसमें इनको लोकल 3 लड़के दिखते हैं, आरिफ निसार, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद। तो इन तीनों को ये लोग पकड़ लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इरफान इस पूरे प्लान में इरफान, उमर और इन पूरी टीम की मदद कर रहा था। तो जब ये इरफान का नाम आता है तो सेम डे पुलिस इरफान को इसके घर से उठा लेती है। इसका फोन, लैपटॉप, सारी चीजें जब्त कर लेती है। तो उसमें पता चलता है कि ये काफिला एक गुरबा नाम से टेलीग्राम चैनल चला रहा था और उसके थ्रू पाकिस्तान हैंडलर्स से कनेक्टेड था। और जब इससे पुलिसिया अंदाज में पूछा गया, इसके लैपटॉप वगैरह की इंक्वायरी हुई, तो उसके अंदर फरीदाबाद के अंदर जितनी चीजें चल रही थी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, जो सारा प्लान चल रहा था, सारे डॉक्टर्स की डिटेल्स ये इरफान बता देता है। 30 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस अपने साथ हरियाणा पुलिस को लेती है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे रेड मार देती है। Jammu and Kashmir police, along with Haryana police, carried out coordinated raids at Al-Falah University, with officials saying some suspects fled the scene during the operation. और रेड मारते ही सबसे पहले मुजम्मिल को पकड़ती है और जैसे ही मुजम्मिल पकड़ा जाता है, इसका लैपटॉप, फोन वगैरह सारी चीजें जब्त होना स्टार्ट हो जाती हैं और उमर और शाहीन और बाकी जितने सपोर्टर थे इस यूनिवर्सिटी से भागना स्टार्ट कर देते हैं। 2:41 पे उमर जो कार खरीदी थी उसने एक दिन पहले i20, उसको लेके अल-फलाह यूनिवर्सिटी से भाग जाता है। अब इसी कार से थोड़े दिन बाद ही रेड फोर्ट के पास हमला होने वाला है। अब पुलिस जो मुजम्मिल के लैपटॉप, डायरी, फोन वगैरह ये सारी चीजें निकालती है तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे ये सारी प्लानिंग चल रही थी। वो प्लान ये था कि ये लोग इंडिया की मल्टीपल सिटीज में कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक बहुत बड़े लेवल का हमला करेंगे और ये जो बम बनाएंगे ये फर्टिलाइजर का यूज करके बनाएंगे। आरडीएक्स वगैरह को फैसिलिटेट करने में प्रॉब्लम होती थी और मल्टीपल कार, करीब 32 कार्स में ये बम बना के फिट करेंगे और अलग अलग सिटीज में हमले करेंगे और सेम टाइम पे ये लोग हमास स्टाइल ड्रोन बना के भी हमला करेंगे इंडिया की अलग अलग सिटीज पे। अब उमर, शाहीन और आदिल, इन सब के नाम भी यहाँ पे सामने आ जाते हैं और रॉ मटेरियल ये लोग ऐसा कुछ बना रहे हैं, इसके बारे में भी पुलिस को पता चल जाता है। अब बाकी शाहीन जो थी वो लखनऊ पहुंच के पुलिस से छुप के दुबई निकलने का प्लान बना रही थी और जब ये सारी चीजें चल रही थी तो पुलिस 5 नवंबर 2025 को आदिल का पता चल जाता है तो सहारनपुर के हॉस्पिटल से आदिल को अरेस्ट कर लेती है और आदिल जो था वो बम बनाने का जो सारा रॉ मटेरियल और हथियार वगैरह की जो एग्जैक्ट लोकेशन थी वो सारी चीजें बता देता है। आदिल ने जीएमसी अनंतनाग कॉलेज के लॉकर में AK-47 रखी थी तो पुलिस सबसे पहले जाके तो वो रिकवर कर लेती है। इसके बाद पुलिस 12 अलग अलग टीम बनाती है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी दहौज विले में सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करती है। पहले टीम को अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो सारी कार्स इन्होंने खरीद के रखी थी उन कार्स के अंदर AK-47, पिस्तौल, असॉल्ट राइफल, ये स्क्रीन आप पॉज करके देख लेना, इतनी सारी चीजें रिकवर हुई। इसके बाद पुलिस की टीम दौज विलेज और फतेहपुर तागा में, जहां इन्होंने 2 रूम रेंट के सारा बॉम्ब का रॉ मटेरियल और हथियार वगैरह रखे थे, वहां पहुंचती है। वहां पे 12 सूटकेस में 358 kg कार एक्सप्लोजिव एकदम रेडी कंडीशन में था, राइट अवे उससे हमला हो सकता था। इसके साथ फतेहपुर तागा वाला जो रूम था, यहां से 2553 kg अमोनियम नाइट्रेट, 2900 kg एक्सप्लोजिव और बाकी सारे हथियार वगैरह रिकवर हो जाते हैं। यहां से कुछ ही घंटों के अंदर दिल्ली के अंदर होने वाला था। रात में 11:43 PM पे
उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के खलीलपुर टोल प्लाजा से कार लेके निकलता है। इसके कुछ देर बाद 1:01 पे उमर नू की फिरोजपुर जिरका की बिवा रोड के HDFC बैंक के ATM पे पैसा निकालने के लिए कार को रोकता है। ये ATM से घुसने से पहले की निकलते हुए इमेज है, लेकिन यहाँ पे पैसे निकलते नहीं है। तो ये क्या करता है, ये ATM का जो गार्ड था मोहर सिंह, उसको अपनी कार में बैठाता है और दूसरी जगह ATM ढूंढने निकलता है। फिर वहां से 76,000 रुपीज निकाल के 1,000 रुपए इस गार्ड को देता है और इस गार्ड को वापस इस HDFC ATM बैंक पे ड्रॉप कर देता है। ये गार्ड को छोड़ते टाइम की इमेज है। और फिर इसके बाद उमर रात भर कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे और NH44 मथुरा रोड पे ड्राइव करता रहता है। और फिर इसके बाद दिल्ली में एंट्री मारता है और दिल्ली में एंट्री मारने के बाद आश्रम चौक, DND फ्लाईओवर, मयूर विहार, इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, दिन भर घूमता है दिल्ली में। आप एक बार ये सारी इमेजेस टाइम के साथ स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, एक बार पॉज करके आप देख लेना कि दिल्ली में लाइन बाय लाइन ये कहां घूमा। अब इसके बाद 2:34 पे दिन में ये तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद में जाता है। वहां पे 10 से 15 मिनट रुकता है और उसके बाद निकलता है। ये मस्जिद से निकलने के बाद की इमेज है। उसके बाद ये 3:29 पे सुनहरी मस्जिद वाली जो पार्किंग है उसमें घुस जाता है कार लेके। मंडे का दिन था तो लाल किला बंद था, तो भीड़ कम थी और पार्किंग भी खाली थी। इसी पार्किंग में कार पार्क करके अंदर जो बॉम्ब था वो असेंबल करना स्टार्ट करता है। 3 घंटे तक ये इसी पार्किंग में रहता है और फिर 3 घंटे के बाद 6:28 पे ये पार्किंग से बाहर निकलता है और फिर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 के पास वाली रेड लाइट पे पहुंचता है। और जब यहाँ सिग्नल रेड होता है और भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो ये 6:52 पे कर देता है। इस ब्लास्ट का इंपैक्ट बहुत दूर तक जाता है। 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। विजुअल्स आपने ऑलरेडी देख रखे होंगे, फोटोज ऑलरेडी आपने न्यूज में देख रखी होगी कि धमाका कितना बड़ा होता है। और फिर जब ये ब्लास्ट हो जाता है तो UAPA, BNS एक्सप्लोजिव एक्ट के अंदर FIR 1049 रजिस्टर हो जाती है और नेक्स्ट डे 11 नवंबर 2025 को NIA इस केस को रजिस्टर कर देती है। ये FIR की कॉपी है। और इसके बाद सेम डे लखनऊ से शाहीन को अरेस्ट कर लिया जाता है जो दुबई भागने का प्लान कर रही थी। 13 नवंबर 2025 को अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया जाता है। ED भी इसमें एंट्री मारती है। मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन 19 के अंडर अल-फलाह का जो चेयरमैन था जावेद सिद्दीकी, जो इतने टाइम से बचा हुआ था, उसको अरेस्ट कर लेती है। बाकी उमर, उसका जो गांव था कोयल, जहां पे शुरू में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जहां इसके पैदा होने पे सब लोग सोच रहे थे कि डॉक्टर बनेगा, NIA की टीम उसी गांव के उसी घर में जाती है, उसके फैमिली मेंबर का DNA लेती है और मैच करके कंफर्म हो जाता है कि ये ये उमर नहीं किया है। उमर ने जैसा अपने भाई को कहा था कि जैसे ही खबर आए तो मोबाइल फेंक देना, तो उमर के भाई ने जब मुजम्मिल अरेस्ट हुआ था, उसकी जो न्यूज आई थी, तभी मोबाइल को तालाब में फेंक दिया था। NIA ने इस मोबाइल को रिकवर कर लिया था, इसका जो डेटा था वो रीस्टोर कर लिया था। इसमें से 12 वीडियोज मिली थी। एक वीडियो आपने देखी होगी, वो वायरल भी हुई थी, जिसमें वो अलग अलग चीजें बता रहा था। बाकी ये जो वीडियो उमर के घर से शुरू हुई थी, ये उसके घर की फोटो है। उस घर को भी अब गिरा दिया गया, ये उसकी इमेज है। बाकी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दिल्ली ब्लास्ट को न्यूज और सोशल मीडिया से ऐसे गायब करवा दिया गया जैसे कोई आतंकवादी हमला हुआ ही ना हो। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन दिल्ली में जो ब्लास्ट होने की वजह से इन 15 लोगों की जान गई है, उसके बारे में बात नहीं हो रही।